हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं। आप सभी को पता है मध्यकालीन भारत लुसेंट जीके का सीरीज चल रहा था। तो पिछले क्लास में हम 3 मुस्लिम शासक के नाम पढ़ा चुके थे। इसमें सबसे पहले था आपका मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी और उससे पहले महमूद गजनवी। 3 बात याद रखना यहाँ पे। सबसे पहला का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो याद रखना मोहम्मद बिन कासिम जो है सबसे पहला आक्रमण किए थे और यही आपका सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 700 कितना ईस्वी में 712 ईस्वी में। उसके बाद आपके दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का। और महमूद गजनवी का जो है यह आक्रमण जो हुआ था आपका कुल 17 बार अटैक करने वाले ही थे। 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किए थे। फिर आपका मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। तो मोहम्मद गोरी जो है पहला आक्रमण 1175 में से फिलहाल किए थे, फिर 1178 में किए थे। उस प्रकार से 1191 में यह आपका त्रायन का प्रथम युद्ध लड़े थे, 1192 में त्रायन का दूसरा युद्ध लड़े थे और 1194 में चंदवार का युद्ध लड़े थे। ये आपको इतनी बात आपको हम पढ़ा दिए थे। उसके बाद इसी मोहम्मद गोरी का आप सभी को पता है कि मोहम्मद गोरी का 5 गुलाम हुआ करता, सॉरी 4 गुलाम हुआ करता था। सबसे पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम के साथ साथ दामाद भी था। दामाद और गुलाम का मतलब क्या है सर? मतलब कि पहले आदमी बिकता था और जो खरीद लिया सब दिन उसी के लिए काम करते उसको बोलते गुलाम। और जब यही कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के बेटिया के फंसा के ब्याह कर लिया तो दामाद हो गया, तो इसके दामाद भी था। इसके अलावा बख्तियार खिलजी भी थे इनका गुलाम। पिछले क्लास में हम सब बात बताए थे दोस्तों, बख्तियार खिलजी। इसके अलावा इसके गुलाम एक और थे जिनका नाम है यलदौज। क्या? यलदौज नाम है। यलदौज भी इनका गुलाम थे। उसके बाद आपका कुवाचा भी इनका गुलाम थे, है ना, कुवाचा। यही बख्तियार खिलजी जो है याद रखना है, ये बख्तियार खिलजी जो है वो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख किए थे। अब हम पढ़ते हैं इसी कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के मरने के बाद एक नया वंश का स्थापना करता है, उसको बोलते हैं गुलाम वंश। इसी को गुलाम वंश कहेंगे, ममलुक वंश कहेंगे या फिर इल्बरी तुर्क वंश इसी को कहा जाता है। और इसी प्रकार से 5 वंश हुए, 5 डायनेस्टी हुए और 5 वंश को एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के नाम दिया गया है। जो कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चले गए और ये टोटल आपकी दिल्ली सल्तनत या दिल्ली डायनेस्टी के नाम से फेमस हुए। और इसमें 4 वंश हुए। सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आपका ऐसे गुलाम वंश के 2 और नाम है, मामलुक वंश, इल्बरी तुर्क वंश। उसके बाद आया था आपका खिलजी वंश, फिर आए थे आपका तुगलक वंश, फिर अपना आए थे सैयद वंश, फिर अपना आए थे लोधी वंश। तो ये 5 वंश है। अगर इसका ट्रिक लिख सकते हैं शॉर्ट में GKTSL, GKTSL। जी फॉर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश। अब यहाँ पे कुछ मानचित्र भी यहाँ पे सजाया गया है। जब गुलाम वंश था तो भारत के कुछ इसी एरिया में गुलाम वंश का शासन था, लेकिन जैसे ही खिलजी वंश आया ये पूरे समस्त आपके भारत का एरिया खिलजी वंश में चला गया। उसके बाद जब तुगलक वंश आए थे तो और देखिए बस ये आपका बंगाल वाला एरिया छोड़ के बाकी हर जगह पर, और यहाँ कर्नाटक वाला एरिया छोड़ के बाकी, हम इसी पेंट कर दिए है ना, माँ इसको थोड़ा कलर चेंज कीजिए, है ना, कर्नाटक वाला एरिया को आपका हटा के बाकी सभी जगह पर ये वाला आपका एरिया दोस्तों माफ करिएगा, ये वाला एरिया को छोड़कर और ये वाला एरिया को छोड़कर और यहाँ पे आपका ये छोटा सा एरिया छोड़कर और पूरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन सभी एरिया में एक बहुत बड़ा वंश आए थे। उसका नाम था आपका तुगलक डायनेस्टी। फिर सैयद वंश आए, फिर अपना आया लोधी वंश और लोधी वंश तक पूरे खत्म हो गया था। और इसी लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और इसका सबसे अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को बाबर मारा था और फिर एक नया वंश आया थी मुगल वंश। सो अब यहाँ पे अब सारी बात आपको समझ में आए। 1206 से 90 तक गुलाम वंश रहा था आपका। 90 से 1320 तक आपका जलाउद्दीन खिलजी जो है आपका खिलजी वंश का स्थापना किया, सबसे कम समय काल इसी का रहा। फिर आपका तुगलक वंश 1320 से 1401 आपका 14 तक रहा था, सबसे अधिक इसी का रहा था गयासुद्दीन तुगलक, ग है ये वाला आपका। फिर आपका सबसे सैयद वंश बहुत कम समय रहा। फिर लोधी वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक एक करके सारी बात हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो गाइस सबसे पहले ना अब यहाँ पे कुछ गुलाम वंश की बातें हम कर लेते हैं कि गुलाम वंश में क्या क्या बात है। ऐसे ही पिछला वीडियो में सब बात हम समझा दिए थे, एक बार फिर से रिकॉल कर लो। 1206 से 90 तक रहा था। इसमें 3 शासक फेमस है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुबी वंश भी कह सकते हैं इसको, शामसुद्दीन इल्तुतमिश और आपका ये जो आपका इल्तुतमिश है इल्बरी वंश, और एक और है
मैडम रजिया सुल्तान, है ना, ये आपका रजिया सुल्तान भी इनका फेमस है। फिर आपका बलबन है। ये 4 शासक जो है, जिसमें एक शासिका है, ये महिला थी रजिया सुल्तान, ये आपका गुलाम वंश में फेमस है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, और क्या क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश की कुछ मेजर रूलर है, इनके कुछ प्रमुख शासक है। ये जो आपकी जितना भी शासक मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, वो सभी के सभी शासक इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सभी के सभी शासक जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रमुख शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका गुलाम वंश का संस्थापक थे, और यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था तथा दामाद था, इसीलिए गुलाम वंश बनाया था। तो ये आपका गोरी का गुलाम या दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना, गुलाम की मीनिंग हम समझा चुके हैं कि किसी व्यक्ति को पार्टिकुलर हमेशा के लिए खरीदना ही गुलाम कहलाता है, और जब वो अपनी बेटिया का विवाह एकरा से कर देगा तो दामाद भी कहलाएगा, है ना, दामाद भी इसको कहेंगे। अब यही गुलाम वंश के कुछ प्रमुख शासक है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आपका आराम सा शमसुद्दीन इल्तुतमिश आए थे, रुकनुद्दीन फिरोज आए थे, एक सबसे रजिया मैडम बड़ा फेमस हुए थे, इनकी कहानी खूब बड़े समझ में आपको आएगा, रजिया सुल्तान। क्या रजिया सुल्तान या रजिया मैडम जो है, ये प्रथम और आखिरी महिला शासिका बनेंगे। पूरे दिल्ली सल्तनत का प्रथम और आखिरी महिला शासिका है रजिया सुल्तान। फिर आपका बहराम शाह है, फिर आपका मसूद शाह है, फिर आपका नसीरुद्दीन महमूद शाह है, फिर ये बलबन काफ़ी फेमस है, यह गयासुद्दीन बलबन नाम है, कैकूबाद है, और लास्ट में आपका क्यूमर्स के नाम भी आपको याद रखना है। गाइस, क्यूमर्स का नाम कभी कभी नहीं भी आपको देखने को मिलेगा माफ़ करिएगा, कैकूबाद का ही नाम आपको देखने को मिलेगा, जबकि जो आपका कैकूबाद का छोटा सा पुत्र था क्यूमर्स, और इसी को हत्या किया था आपका जलालुद्दीन खिलजी, और ये आपका खिलजी वंश का स्थापना करेगा। अब यहाँ पे समझते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या मेजर बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी है, और ये 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक ये आपका शासन पर रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ पे भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। यह आपका ऐबक नामक तुर्क जाति से आपका बिलोंग करते थे, कभी भी यह सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था। सब दिन जो है यह आपका गौरी का सिपहसार मतलब कि कमांडर के रूप में काम किया, यानी गुलाम के रूप में यह काम किया। अब इसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठते थे, इनकी समस्या क्या क्या आते हैं कि क्या क्या यह प्रॉब्लम का सामना करना इनको पड़ता है। गाइस, सबसे पहले यल्दौज और कुवाचा जो इनके और 2 साथी थे, यल्दौज और कुवाचा, यह आपका इनका विद्रोह कर दी। यल्दौज जो है कुवाचा में रहते थे, और दिल्ली सल्तनत की क्या किया भाई साहब स्थापना भी किया। क्या क्या उपाधि लिया, तो बहुत अच्छे आदमी थे, सभी को दान देते थे, इसलिए कहा गया कि लाख बख्श, यानी कि लाखों को दान देने वाला। कुरान में बहुत मेहनत की, इसलिए वो बोलते कुरान बख्श, और इसे मीन हजाज उस सिराज का उपाधि भी इन्हें मिला था। अब ये राज्याभिषेक कब किए थे सर, तो याद रखना है 24 जून 1206 में राज्याभिषेक किए, और अपनी राजधानी लाहौर बनाया। कहाँ, लाहौर जो है अपनी राजधानी बनाया। सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं किया था, सब दिन यह सिपाही के पद पर काम किए थे, जो उस समय खुतवा नहीं पढ़वा। खुतवा पढ़वाने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उस समय अपना जो एक पदवी होता था सुल्तान बनने के लिए, जो कि बड़े लोगों से लेना पड़ता था, इन्होंने ये काम नहीं किए। मलिक या सिपलाहकार की उपाधि लिया, है ना, मलिक या सिपलाहकार की उपाधि लिया। अब यहाँ पे एक लाइन और फेमस है, 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद दास्ता मुक्ति पत्र, यानी कि इसका जो भतीजे थे वो आपका महमूद से गयासुद्दीन महमूद से दास्ता मुक्ति पत्र प्राप्त किए थे। अब इनकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। हसन निजामी जो आपका ताज उल मासिर जो है, इनके बारे में चर्चा किए हैं। इनका मृत्यु 1210 में कैसे होते हैं, तो याद रखना है, और मृत्यु हुआ लाहौर में। कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ। कैसे हुआ सर, तो ये आपका चौगान खेलते समय, चौगान को हम अंग्रेजी में पोलो बोलते हैं, और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कितना खिलाड़ी दोस्तों, 4 खिलाड़ी पोलो में होते हैं, और ये पोलो खेलते समय ये टपक गए घोड़ा से गिरने से, और इनकी कहानी खत्म हो गई। अब मामला बवाल बन गए। अब मामला क्या क्या हुआ, बड़ा ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं कि जैसे इनकी मृत्यु हुआ, इनसे कुछ और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनके थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे भारत में इस्लामी वास्तुकला, भारत में गुंबद का निर्माण
वह मेहराब निर्माण कला यहीं से आया है। इसका रोम जो है आपका जनजातीय समाज से लिया गया। अरब और भारत में ये बात की चर्चा है। कुरान का आयत, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग किया गया। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सब मानव पशु की आकृति का प्रयोग इस समय नहीं किया गया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझ आते हैं कि अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मर तो गया, लेकिन यह क्या क्या काम किए सर? कुतुबुद्दीन ऐबक क्या क्या ऐसा कुछ तो ऐसा बढ़िया काम किए? जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ऐसे बढ़िया बढ़िया काम किए। उनके काम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये जो आपका कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो आपका दिल्ली में है। ये आपका कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली के मेहरौली में है, यहाँ पे सॉरी मेहरौली में, दिल्ली में सिर्फ है, ये आपका सबसे पहले यही। तो भारत में प्रथम मस्जिद यही है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत की प्रथम मस्जिद है। जैन मंदिर या वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर ऐसा कहा जाता है कि हाँ जैन और वैष्णव मंदिर पहले था, वहाँ पे एक मस्जिद बना दिया गया कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। उसके बाद राजस्थान की एक जगह है अजमेर, जहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। गाइस याद रखना, कोई अगर 2.5 दिन का झोपड़ा कहे, ये भी एग्जाम में आता कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? क्या झोपड़ी है? तो झोपड़ी भी नहीं है। क्या ये महल है? तो ये महल भी नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा आप देखिए कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, और ऐसा मान्यता है कि इसको बनाने में मात्र 2.5 दिन लगा था, और यह जो एक प्रकार का मस्जिद है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा झोपड़ी नहीं है, क्या मस्जिद है। और ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि इस झोपड़ा को बनाने में 2.5 दिन लगा था। कितना बढ़िया से शानदार जो आपका बना हुआ, अभी भी राजस्थान में अजमेर में है, और ये मात्र 2.5 दिन में बना, ऐसा कहा जाता है। ये बात के लिए हम सत्यापन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कहा कि पहले बौद्ध मठों का अवशेष था। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक हरिकेली में इसका चर्चा किया गया। तो 2 बातें रखना, एक 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में, अरे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, और इस दोनों का काम भी किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ पे कुतुब मीनार का काम, ये कुतुब मीनार का लोचा बहुत बढ़िया है। बड़ा ध्यान समझना कि कुतुब मीनार का मामला क्या है। सो गाइस अभी जो दुनिया भारत का सबसे ऊंची मीनार की बात अगर करते हैं, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है, उसका नाम है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली के मेहरौली में है। क्या दिल्ली के कौन जगह पे है? मेहरौली में। आपका जो दिल्ली के मेहरौली है, ये आपका दिल्ली के मेहरौली में आपका कुतुब मीनार है। और ऐसा कहा जाता है 73 मीटर के आसपास की ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंची मीनार है, और भारत का सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। अब यहाँ पे इसका नाम आखिर कुतुब मीनार क्यों पड़ा? तो याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार अलकाकी, और ये अपना गुरु के नाम पर ही एक मीनार बनाया, उसका नाम है आपका कुतुब मीनार। लेकिन क्या कुतुब मीनार का काम यही शुरू किए थे? सो गाइस याद रखना है, एक कुतुब मीनार की बात हम अगर करते हैं, तो कुतुब मीनार का जो है वो कार्य शुरू करने की बात किया कि कुतुब मीनार बनाने का काम किसने शुरू किया? तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। और याद रखना 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करना शुरू किया, जो कि अपने गुरु आपका कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार अलकाकी के नाम पर। लेकिन यह मात्र जो है यह शुरुआत किया था। इसकी पूरा करने की श्रेय जो है, यानी कि पहला मंजिला, ये जो आपका पहला मंजिला देख पा रहे हैं, ये आपका पहला मंजिला जो है कुतुब मीनार का, ये आपका यहीं से आपका प्रारंभ हुआ। इतना सारा मंजिल जो है यही आपका बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह तो इसलिए बोलते कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका कुतुब मीनार का निर्माण करना शुरू किया, यही प्रारंभ किया। लेकिन इल्तुतमिश आए, और इल्तुतमिश जो है 1229 ईस्वी में, 1229 में इल्तुतमिश ने 3 मंजिल का निर्माण और किया। तो एक मंजिल तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बना, दूसरा मंजिल जो है ये आपका दूसरा, और तीसरा और चौथा, तो इनके लिए 3 मंदिर हो गए, 1 2 3। ये 3 मंदिर जो आपका मंजिल जो है इल्तुतमिश ने बनाया। तो कभी कभी आएगा कि कुतुब मीनार का पूरा, तो उस समय तक पूरा यही किया था, पूरा इल्तुतमिश ने। लेकिन अगर बात करते हैं कि यहाँ पे एक मंजिल और जोड़ा गया। अब दोस्तों याद रखना है क्या क्या जोड़ा गया है। पहले समझते कुतुब मीनार में क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया गया है। तो पहला पॉइंट याद रखना, लाल तथा पीले बलुआ पत्थर से संगमरमर का इसका प्रयोग किया गया। 1993 में यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। लाल कोटों के अवशेष पर यह निर्मित है। अब समझते हैं थोड़ी सी बातों को और। अब यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, ये जो फिरोज शाह तुगलक है वह इसको जीर्णोद्धार करवा, जीर्णोद्धार मतलब उसकी मरम्मत करवाई, और एक चौथी मंजिल तक तो हो गई थी, और 5वीं मंजिल जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। कौन मंजिल? 5वीं मंजिल।
क्योंकि 1359 में बिजली गिरने से 69 में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, और जब क्षतिग्रस्त हुआ तो इसको मरम्मत करवाया, कहा कि एक मंजिल हम और उठाते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक का भी हाथ है एक मंजिल को और ऊपर करने में। 1505 ईस्वी में भूकंप के कारण जब इसे नुकसान हुआ तो सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का एक राजा हुआ करता था, इसका आपका जीर्णोद्धार करवाया, मरम्मत करवाया। 1803 में अंग्रेजों के समय में रॉबर्ट स्मिथ ने इसकी मरम्मत करवाया। वह कापोलो ज्वाला, जिसे आपका स्मिथ पॉली के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। अब यहाँ पे हाँ, तो आपका स्मथ पॉली, ये आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। तो पहला लॉजिक हम यही बताएं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला मंजिल, तो पहला मंजिल कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा, तीसरा, चौथा 3 मंजिल इल्तुतमिश, और 5वां मंजिल तो आपका फिरोज शाह तुगलक। और इसको भूकंप आया था तो 1505 में, तो फिर मरम्मत सिकंदर लोदी ने किया। अब इतनी बात हमें ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से आगे बढ़ते हैं और कुछ इनके और पॉइंट समझते हैं। अब इनके और पॉइंट इल्तुतमिश से। सो गाइस, यहाँ पे आपको लग रहा होगा भैया इल्तुतमिश क्यों आया, यहाँ पे तो आपका रुकनुद्दीन फिरोज आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप देखे होंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद रुकनुद्दीन फिरोज का शासक है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इल्तुतमिश है। अब इल्तुतमिश की कहानी थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसी ऐबक की मृत्यु हो गई 1206 में, और 1206 में जब माफ करिएगा 1210 में जब ऐबक की मृत्यु हुआ, तो ऐबक की जैसी मृत्यु हुआ तो इसका बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, यह करा गद्दी पर हम बैठेंगे। अब इल्तुतमिश करा ना, यहाँ गद्दी पर हम बैठेंगे। काहे कि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, और इल्तुतमिश भी क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटिया के फंसा के और विवाह कर लिया, तो दामाद भी हो गया, यानी कि गुलाम है या दामाद है। अब भाई साहब इल्तुतमिश कह रहा है कि इसका नाम है गुलाम वंश, तो इसमें गुलाम वंश है तो इसका गुलाम ही इसका उत्तराधिकारी बनेगा। अब फिरोज शाह कह रहा है हाँ, हमें अगर बेटा है तो हम बनेंगे। ये दोनों में हो गया लड़ाई। तो कुछ दिन के लिए फिरोज शाह बना, लेकिन इल्तुतमिश जो है इसको दिया टपका, और यह कहानी इसका खत्म। अब यहाँ पे इसका पूरा नाम है आराम शाह। लिख लीजिए, ऐबक के बाद आराम शाह था। आराम शाह कौन सा दोस्तों? आराम शाह। फिरोज इसके नीचे आएंगे तो फिर से समझिएगा इसको। ऐबक के बाद इसका बेटा का नाम था आराम शाह, और इसका गुलाम या दामाद का नाम था इल्तुतमिश। तो यहाँ बवाल ही चल रहा था कि भैया ऐबक बनेगा, ऐबक के बाद आराम शाह बनेगा कि इल्तुतमिश बनेगा। आराम शाह करा हम अगर बेटवा तो हम बनेंगे, आई करा ना इल्तुतमिश करा हम अगर दामाद है, हम अगर गुलाम है तो हम बनेंगे। तो कुछ दिन के लिए आराम शाह मात्र 6 माह के लिए बना, लेकिन कोई काम के नहीं है। फिर से किसको बनना पड़ा? इल्तुतमिश का। तो इंपॉर्टेंट तीसरा आपका कौन हो गया? आपका इल्तुतमिश इनका इंपॉर्टेंट है। आराम शाह मात्र 6 या 7 महीना आराम से रहा था, कोई काम नहीं किया, एकदम बकलोल था। इल्तुतमिश को हत्या करवा दिया, और करवा के ये गद्दी पर क्या हुआ? बैठ गया। तो याद रखना है कि ऐबक के बाद आराम शाह, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या? इल्तुतमिश है। अब इनको हम परिचय समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ 1211 में आराम शाह को मारकर शासक बना। इल्तुतमिश जो है वो आपका 1211 ईस्वी में किसको मारकर? आराम शाह को मारकर शासक बनती है। इल्तुतमिश की बात करते हैं तो ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, यानी गुलामों का गुलाम वो दामाद था। मतलब गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। ध्यान दीजिएगा, गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और एक गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसको बोलते गुलामों का गुलाम। इल्बरी तुर्क या बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश क्या दोस्तों? इल्बरी तुर्क था या फिर बदायूं का गवर्नर भी था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर? तो इसलिए कहा जाता है बउआ कि इल्तुतमिश जो है ना, ये आपका अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया और खुद सुल्तान का उपाधि लिया और अपने नाम से खुतवा चढ़वाया, यानी सब काम किया जो एक राजा को करना चाहिए। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त किया और प्रथम शासक कहलाए। इनकी मृत्यु है अप्रैल 1236 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये क्या क्या प्रमुख काम किए, तो गाइस ये आपको समझने की कोशिश करना है कि इल्तुतमिश के द्वारा किया गया प्रमुख का। सबसे पहले तराइन का तीसरा लड़ाई लड़ा। आप सभी को पता है तराइन का प्रथम लड़ाई 1191 में, दूसरा लड़ाई 1192 में, और आपका तीसरा लड़ाई है आपको 1215 में। इल्तुतमिश और बनाम यल्दौज, मतलब इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच ये लड़ाई लड़ा गया। मंगोलों आक्रमणकारी चंगेज खान के हमले को टाला। एक आपका है ना, यहाँ पे मंगोल था, मंगोल जिसको मध्य एशिया में कहते हैं,
सो गाइस मध्य एशिया मंगोल था और मंगोल का शासक चंगेज खान था। ये एक बार भारत पर अटैक करने के लिए आ गया था, इन्होंने अटैक करने नहीं दिया। क्या मामला है इसको थोड़ा ध्यान समझते हैं, क्यों टाला? क्योंकि यहाँ पे याद रखना है ख्वारिज्मी सम्राट जलाउद्दीन को शरण देने से मना किया। एक आपका राजा था जलाउद्दीन जो चंगेज खान का भाई को हत्या करके भागाया था, और भागने के बाद कहा था दिल्ली में हमें शरण दो। तभी तुमने कहा कि भैया तुमको हम दिल्ली में शरण नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप तुम चंगेज खान से लड़ाई करके आया है, तो इसको नहीं दिया। तो चंगेज खान अपने यहाँ पे अटैक नहीं किया था। कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्या शुद्ध अरबी सिक्के इन्होंने ही चलाया। चांदी का टंका और तांबा का जीतल बड़ी फेमस है। चांदी का टंका और तांबा का जीतल नामक के सिक्के चलाए थे। इक्ता प्रणाली का शुरुआत किया था। कौन प्रणाली दोस्तों? इक्ता प्रणाली की शुरुआत किए थे। और चालीसा इसको तुर्क के चोहलगामी, तुर्क के चिहलगामी का मतलब चिहलगामी होता है ऐसे, तुर्क के चिहलगामी का मतलब होता है कि एक संगठन यूनियन बनाया जिसमें 40 लोग को रखा, जो खास लोग इनके होते थे इन्हीं को यहाँ पे रखा। इसको कहा गया चालीसा। गुलाम सरदार का संगठन या तुर्क के चहलगामी, या इसको कहा गया चालीसा। क्यों 40 कहेंगे सर? तो क्योंकि इसमें 40 गो लोग रहेंगे। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। न्याय हेतु आमिर ए दार या न्याय का घंटी, ये जो आपका दिल्ली में इन्होंने काम किया। उसके बाद ये वास्तुकला में क्या क्या काम किया? तो हौज ए शमसी की बात किया, हौज ए शमसी की स्थापना किया। मदरसा या ए मुइजी की इन्होंने स्थापना करने का काम किया। ये इनका आर्किटेक्चर था, यानी कि इसका वास्तुकला था। अब और आगे से समझने की कोशिश करते हैं क्या कि यहाँ मंगोल की मामला में क्या था। ये मंगोल कहाँ है ऐसा समझिएगा दोस्तों। मंगोल चीन और उत्तर के बीच गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। आपको सभी को पता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान, लेकिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है, और यहीं का निवासी मंगोल थे। वह घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी। उसका मुख्य पेशा घोड़ा और पशुओं का पालन करना था। ये बहुत गंदे रहते थे, सभी प्रकार के मांस वगैरह खाते थे। उसमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव, यानी यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हें कबीला में से 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और छप्रति दोनों के नाम से पुकारा जाता है। इसका पिता एगुसाई बहादुर था। अब हम समझते हैं इसके बाद इल्तुतमिश के बाद हम एक रजिया सुल्तान, यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा दोस्तों। यहाँ पे लफड़ा क्या है कि इल्तुतमिश का भी बेटा हुआ करता था। इल्तुतमिश का भी बेटा था, और इल्तुतमिश का 2 बेटा था। एक का नाम था आपका रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज था। और एक मसूद सागर का नाम था, है ना। और एक बेटी भी थी रजिया सुल्तान। अब इल्तुतमिश ने क्या किया कि गद्दी पर दोनों बेटवन को ना बैठा के बेटिया को उत्तराधिकारी बना दिया। अब मामला गया बिगड़। कह रहे भाई साहब ये महिला शासिका बनेगी। इल्तुतमिश तो कहा कि हमारा योग यही है, बाकी सब तो बकलोलवन दोनों बेटवन हैं। तब इसको दिया गद्दी पर बैठा, और इल्तुतमिश की हो गई मृत्यु। अब जब ही गद्दी पर बैठने आए तो भयवन कर दिया विरोध, और यही रुकनुद्दीन फिरोज जो है या विरोध करने का काम किया, और कहा कि हमको रहते ही बहन गद्दी पर बैठेगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तब यही आपका रजिया सुल्तान ने कहा कि ले भाई तू चल ऊपर रे, तू ऊपर नीचे रहमत हमारा बैठे नहीं दिया। इसको टपका, किसको? रुकनुद्दीन फिरोजवा को टपका दिया, और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गए 1236 से 1240 तक। और इसे कहते हैं भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, और भारत में मध्यकालीन काल में अंतिम महिला मुस्लिम शासक भी यही है, रजिया सुल्तान। अब जब ये रजिया सुल्तान गद्दी पर अपना भाई को तोड़ा कर बैठ गया, अब इन्होंने कुछ नया काम करना शुरू किया। सबसे पहले पर्दा प्रथा को त्यागा। पुरुषों की तरह चोगा या कुला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। आप सभी को गाइज पता है कि अभी भी मुस्लिमों के पास हिजाब पहनती, जो कि बवाल भी चल रही है, उस पर हम नहीं आएंगे। और इन्होंने पहली बार एकदम पूरे के पूरे टोपी, देख रहे हैं, ये पुरुष की तरह टोपी पहन लिया, और आपका काबा चोगा पहन लिया पूरे के पूरे, और एकदम झकास वाली एकदम पूरा सुंदर सुंदर चेहरा, ये एक लगाते टीका इनको, है ना। अब यहाँ पे पूरे के पूरे दरबार में एकदम लहका के धहका के जाए लगी। कौन? रजिया मैडम। हाँ, एकदम पूरा के पूरा बोरो प्लस लगा के, ये पूरा काजल उजल लगा के, देखिए अब हुआ रजिया मैडम की नाक बह रही, इसको इन लिपस्टिक लगा देते हैं,
ले रे ससुरी के गर्दा उड़ गया। चलिए है ना, ए रजिया मैडम अब जाए लगी कहाँ, दरबार में। अब सबको हो गया प्रॉब्लम कि रजिया आती है। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत अमीर घोड़े का सरदार नियुक्त किया, और एक नॉर्मल आदमी मलिक याकूत को घोड़े का सरदार नियुक्त किया, और रजिया एकरा से गई फंस। केकरा से? एकरा से, ये आपका मलिक याकूत से। अब रजिया एकरा से तो फंस गई, लेकिन रजिया से कोई मने मने और भीतरे भीतरे प्यार करता था। ओकर नाम बड़ा ध्यान समझिएगा, उसका नाम है जो आपका जो रजिया से प्यार करते थे, अब ये उनका नाम है अल्तुनिया। अल्तुनिया चाहता कि हम रजिया से हम प्यार करें, लेकिन रजिया ओकरा से प्यार करता था। अब हो गया भैया बवाल कोची हो गया। अल्तुनिया जो है वह आपका चालीसा का सदस्य का सहायता लिया और रजिया को बंदी बना लिया। रजिया को जब बंदी बना लिया तो रजिया को छुड़ाने के लिए अगर लभरवा आया, एक दिया टपका। अब अल्तुनिया जो है मलिक याकूत को दिया है मार। अब रजिया मलिक याकूत को कौन मार दिया? अल्तुनिया मार दिया। अब यहाँ पे रजिया को बंदी बना लिया। अब रजिया मैडम लगा लिए दिमाग। क्या दिमाग लगा लिए? अब उनको लगा कि ये जो एक्स दोस्तवा है, ये जो गर्ल बॉयफ्रेंडवा है तो मर ही गया, तो हम बियाह केकरा से करेंगे। तो अल्तुनिया कहा कि तोरा का चाहिए रे बकलोल? तो कहा कि हमरा से तू बियाह कर ले। तो अल्तुनिया कहा तोरा से बियाह करबो, लेकिन शासिका हम ही रहबो। का कोई बात नहीं, तू ही रही। अभी दोनों गया, दोनों आपस में मने मने बियाह कर लिया। और जब जैसी दोनों बियाह किया तो फिर से चालीसा के लोगों को दिक्कत हो गया। कहा अल्तुनिया तो चालीसा के आदमी था, अब जैसी प्रॉब्लम हुआ तो इनको टपका दिया। रजिया की हत्या, दोनों पति पत्नी को हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा हरियाणा के कैथल नामक जगह पर बिना हनीमून मनैले इसको दिया मार। इसका मरवाने में एक वो भैया था बहराम सा, ई चोटवा एक भैया, एक तो थे दूगो भाई था, एगो तो पहले मार गया, ये मरवा दिया। अब अगला शासक कौन बनेगा? तो ये बकलोल शासक बनेगा, जिसका नाम है बहराम सा। बोलो कौन सा भाई? बहराम सा। कोई काम के नहीं है। उसके बाद आएंगे नसीरुद्दीन महमूद, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहराम सा के बाद आएंगे, और यह 1246 से लेकर आपका 66 तक रहेंगे। और ये बेचारा बहराम है, देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है, एकदम दाढ़ी उड़ी बढ़ा के एकदम गजब की। वही सैलून था इतना झकास, इतना बड़ी कट मार दे, इसको ले नहस तहस कर दी धोना के। आइए बहराम से समझते नसीरुद्दीन महमूद। अब यहाँ पे रहनु जी, अब यहाँ पे कब से कब 1246 से 1266 तक। इससे कुछ क्वेश्चन आता है। अत्यंत सदा जीवन, एकदम सदा जीवन, वेरी सिंपल लाइफ जीवन करता, इस्लाम के अनुसार करा के एकदम वेरी सिंपल लाइफ जीवन करता, कुरान की नकल करता, कॉपी ऑफ कुरान, टोपी सीकर जीवन, मतलब एकदम टोपी सीकर जीवन, मतलब समझ ना, एकदम चुईया नहीं रहता। चुईया मतलब एकदम 1 रुपये खर्च करेगा, एकदम बकलोल निकल रहेगा इससे। तो ये बहराम से खाली दाढ़ी उड़ी ठीक ठाक था, कुछ नहीं सकर। अब यहाँ पे बलवन जो है, इसके नाइब ये मामला के तुर्क के विरोध था, और भारतीय मुसलमानों रेहान का नायब बनाया। अब यहाँ पे थोड़ी सी मामला हो गया। इन्होंने अपने नायब का मतलब प्रधानमंत्री किसको ना, रेहान को, फिर बलवन को बनाया। और नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु बेचारा हो गया 1266 में। तब जाके इसे संभी या इलवरी वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। और जब बलवन सुल्तान बना तो कहा हम एक नया वंश बनाएंगे, बलवनी वंश, लेकिन सभी का नाम ये गुलामे वंश के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा पॉइंट और समझना है दोस्त। अब यहाँ पे मेन है और सबसे लास्ट है, उसका नाम है आपका बलवन, और गुलाम वंश पूरी तरह से आपका हो जाएगा अब कंप्लीट। अब ये रहा बलवन। ये देखिए बलवन है, पूरा के पूरा पगड़ी उड़ी बांध के एकदम बलवन है। और ये बलवन का बहाउद्दीन बोलते हैं। इसका बचपन का नाम था बहाउद्दीन गयासुद्दीन उल्लू खान नसीर खान द्वारा, इसका नाम है बचपन का बलवन का। तो बार बार पूछा गया है कि बलवन का बचपन का नाम बताइए, बहाउद्दीन। यह इलबरी तुर्क के इल्तुतमिश के गुलाम था, ये भी उसे गुलाम था। और 1233 में ग्वालियर विजय के बाद ये खरीदा था, मतलब इसको खरीदा गया था। प्रमुख कार्य मेवाती डाकुओं की समाप्ति, लौह और रक्त की नीति। ये आपका आयरन एंड ब्लड पॉलिसी दोस्तों, मतलब कि टाइट नियम लगा दिया कि जो भी कुछ बोले डायरेक्ट टपका दो, उसको बोलते लौह और रक्त का नीति, मतलब लोहा से एकदम रक्त बहा देना। बलवन की राजस्व सिद्धांत क्या था? ईरानी शासकों से प्रभावित था, इसलिए अपने दरबार को ईरानी मॉडल पर सजाया था। उसके बाद तुर्क के चहलगामी को समाप्त किया था, जो कि चालीसा गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था, वह चालीसा को इन्होंने क्या किया? समाप्त किया। बरीद ए मुमला गुप्तचर विभाग का भी इन्होंने स्थापना किया था। उसके बाद और क्या कि दोस्तों, तो याद रखना है, दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का स्थापना किया, नौरोज त्योहार मनाया, और सिरो नामक नगर की स्थापना किया। इनके दरबार में विद्वान कौन कौन रहते थे? तो अमीर खुसरो विद्वान थे, एक अमीर हसन थे। तो याद रखना, अमीर खुसरो
अमीर हुसैन। इनकी मृत्यु होती है 1286 में और ये अंतिम शासक जो है कैकुबाद आते हैं, फिर आपका क्यूमर्स आते हैं और एक क्यूमर्स कैकुबाद क्यूमर्स आए और क्यूमर्स अफगानी तुर्क मलिक जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो आपका था इसी का आपका सेनापति था और क्यूमर्स को टपका दिया और एक नया वंश का स्थापना किया। गाइस क्या नाम है उसका? नाम है आपका खिलजी वंश। बोलो कौन से वंश है दोस्तों? खिलजी वंश की उन्होंने स्थापना करने का काम किया। अब यहाँ पे चीज़ों को और थोड़ा सा समझने के हम क्या करते हैं, काम करते हैं। अब यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना हो तो 3 पॉइंट और है जो कि आपको यहाँ पढ़ लेते हैं बलवन से संबंधित। जो अब ये तो खिलजी वंश की स्थापना, बलवन का दायित्व राजस्व का सिद्धांत की बात हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सुल्तान को पृथ्वी का अल्लाह का प्रतिनिधि दिया, नियमित खुदाई या जिले इलाही, यानी कि अपने आप को पैगंबर के बाद सुल्तान बोला, ईश्वर का अपने आप को प्रतिनिधि का और आपका 2 प्रथा चला, सिजदा प्रथा जो आपकी घुटनों पर बैठ के सिर झुकाना था और एक आपका पैबोस प्रथा तो पैरों अंगूठा चूमना। सुल्तान का अंगूठा चूमना ये आपका पैरों का जो अंगूठा चूमना वो ये पैबोस था और आपका सिर झुकाना सिजदा था। सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती थी, सुल्तान को निरंकुश होना अति आवश्यक था। ये तमाम बातें इन्होंने किया था और आपका कुलीनता का समर्थन, रक्त की शुद्धता का सिद्धांत ईरान शासक आपका अब सियाब साहब के द्वारा दिया था। अब यह आपका इसी का सबसे अंतिम क्यूमर्स था और क्यूमर्स का सेनापति था, उसका नाम था दोस्तों, उसका नाम था जलाउद्दीन खिलजी और उसको मार दिया और आपका खिलजी वंश का स्थापना किया। सो आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम आपको खिलजी वंश पढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, क्लास में अच्छा लगा तो सभी दोस्तों को जरूर शेयर करेगा और आपको और बढ़िया लगा होगा तो एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।